उसमें हम कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं। तो हमने पिछले टॉपिक में बलबन के बारे में कुछ जानकारी जो है इकट्ठी की थी। अब देखते हैं उसमें आगे क्या होता है। तो देखिए, हमने देखा था कि बलबन का जो है राज्याभिषेक हुआ 1266 ईस्वी में। इसने सबसे पहले जो है जिले इलाही की उपाधि धारण की। तत्पश्चात इसने चालीसा दल का दमन कर दिया। इसने एकता प्रथा समाप्त कर दी। इसने सैन्य सुधार हेतु एक पृथक विभाग दीवाने आरिज की स्थापना की। बलबन ने अपना पृथक राजत्व का सिद्धांत प्रस्तुत किया और इसका सिद्धांत किस पे आधारित था? दैवीय सिद्धांत पे आधारित था ये। यानी इसका मानना ये था कि राजा जो है वो अपनी मर्जी से नहीं बनता है, बल्कि उसे जो है देवी और देवताओं के द्वारा चुना जाता है। तो ये जो है इसने अपना दैवी सिद्धांत प्रस्तुत किया था और ये पहला सुल्तान है दिल्ली सल्तनत का जिसने स्वयं का राजत्व का सिद्धांत जो है दिया था, या यूं कह सकते हैं कि जिसने स्वयं के राजत्व के सिद्धांत की व्याख्या की थी। तो भाई इस प्रकार से राजत्व का सिद्धांत था, इसका दैवी सिद्धांत पे आधारित था। हमने पिछले टॉपिक पढ़ लिया था। इसने एक प्रथा का और प्रचलन किया था और वो थी सिजदा व पायबोस की प्रथा। बलबन ने अपना साम्राज्य विस्तार भी किया। साम्राज्य विस्तार किया और बंगाल के विद्रोही तुगरेल खान को भी सबक सिखाया। तुगरेल खान को जो है इन्होंने बंगाल में जाके सबक सिखाया और जब तुगरेल खान की मौत हो गई तो बलबन ने यहाँ पर अपने बेटे बोगरा खां को यहाँ का गवर्नर नियुक्त कर दिया। कहाँ का? बंगाल का। तो इस प्रकार से बलबन ने अपना साम्राज्य विस्तार भी किया। बलबन बहुत ही महत्वाकांक्षी था। इसने जो है बहुत सारे मंगोल आक्रमणों को विफल किया। मंगोल आक्रमणों को विफल किया था, जिसके लिए इसने उत्तर पश्चिमी सीमा क्षेत्र में जो है योग्य सेना नायकों को नियुक्त किया था।
जिनमें से एक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और एक का नाम था जफर खां। तो इस प्रकार से जो है बलबन ने अपनी कूटनीति के द्वारा मंगोल आक्रमणों को भी नियंत्रण में रखा था। अच्छा, होता क्या है फिर यहाँ पे, जब बलबन वृद्ध अवस्था में आ चुका होता है और समय है 1286 का, समय है 1286 का, और ये आपका बलबन है। बलबन का एक बेटा है शहजादा महमूद और एक बेटा है बुगरा खां। इसका बेटा है कैखुसरू और इसका बेटा है कैकुबाद और इसका बेटा निकलता है क्यूमर्स। तो आप देख रहे हैं ये बलबन का जो है परिवार है, इसके दो बेटे हैं। हमने देखा कि बुगरा खां जो है इसको बंगाल का गवर्नर बना देते हैं। इसके बाद दूसरा जो है शहजादा महमूद, ये 1286 में एक मंगोल आक्रमण में मारा जाता है। भाई इसका चैप्टर समाप्त हो गया। बुगरा खां बंगाल शिफ्ट है। जैसे ही शहजादा महमूद की मौत होती है तो बलबन थोड़ा सा तनावग्रस्त हो जाता है, क्योंकि बड़ा बेटा खोया है और अचानक से इसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। तो अब ये चाहता है कि मैं किसी तरीके से अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दूं, और ये अपने बेटे बुगरा खां को एक पत्र भेजता है और कहता है कि अब आपको जो है दिल्ली की गद्दी संभालनी है। लेकिन बुगरा खां बंगाल में ही खुश है। अब उसका मन जो है बंगाल में रम चुका है, अब उसका मन वहां से आने का है नहीं। तो फिर बुगरा खां टाल देता है। तत्पश्चात बलबन अपने बड़े बेटे के पुत्र कैखुसरो को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर देता है। परंतु जो दिल्ली का कोतवाल है, यहाँ पे जो दिल्ली का कोतवाल है बुरहानुल मुल्क, ये नहीं चाहता कि कैखुसरो बने। हालांकि इसी बीच 1287 में बलबन की मौत हो जाती है, लेकिन ये कोतवाल नहीं चाहता कि कैखुसरो बने और ये चाहता है कि कैकुबाद को बनाया जाए। उसके पीछे कारण है कि कैकुबाद जो है एक नौयुवक है और इसको बरगलाया जा सकता है, और कैखुसरो चूंकि एक वयस्क व्यक्ति है और इसको बरगलाया नहीं जा सकता। तो ये जो कोतवाल है ये बहाना करके कैखुसरो की जो नियुक्ति है या जो इसको स्थान दिया जाता है वो दिया जाता है उत्तर पश्चिमी सीमा क्षेत्र, या हम यूं कह सकते हैं कि ये जो है सरहिंद का जो क्षेत्र है वहां पे मंगोल आक्रमणों से रक्षा के लिए इसको भेज दिया जाता है षड्यंत्र करके, और बाद में कैकुबाद को जो है गद्दी पर बैठा देते हैं दिल्ली की। तो देखिए क्या है सिस्टम आगे का, कि भाई अब कैकुबाद जो है ये गद्दी पर बैठ चुका है। कैकुबाद जो है ये गद्दी पर बैठा
1287 में, और ये जो है 1289 तक रहा। कैकुबाद जो फिरोज खिलजी होता है, फिरोज खिलजी, इसको जो है ये शाइस्ता खां की उपाधि देता है, शाइस्ता खां की उपाधि। और ये एक किले का निर्माण करवाता है जिसका नाम है किलो खरी का महल। ये दिल्ली में स्थित है, किलो खरी का महल ये दिल्ली में है। इसके बाद कैकुबाद जो है, इसको शराब की लत लग जाती है और 3 वर्ष में ही लकवा लग जाता है इसे, और इसकी मौत हो जाती है। और फिर इसका उत्तराधिकारी जो है गद्दी पर बैठता है जिसका नाम है क्यूमर्स। तो इसके संरक्षण के लिए जो अमीरों का दल है, अमीरों का जो एक संगठन है, वो फिरोज खिलजी को चुनता है, फिरोज खिलजी को चुनता है और इसी को संरक्षक बना देते हैं। लेकिन कुछ समय बाद फिरोज खिलजी इस क्यूमर्स की हत्या कर देता है और यहाँ पे ये खिलजी वंश की शुरुआत होती है। खिलजी वंश की शुरुआत होती है। इस प्रकार से जो है ये गुलाम वंश 1290 में पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और याद रखना है आपको, बलबन ने जो है एक किला बनवाया था, है ना, एक जो है इसने एक किले का निर्माण करवाया था जो कि दिल्ली में स्थित है, और इसको बलबन का किला भी कहते हैं, बलबन का किला भी कहते हैं, काफी फेमस है। तो चलिए हम जो है अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और वो है खिलजी वंश। तो ये है हमारा टॉपिक खिलजी वंश। और खिलजी वंश का जो समय है वो है 1290 से लेके और 1320 तक का। खिलजी वंश जो है इसका संस्थापक है फिरोज खिलजी। फिरोज खिलजी, और इसने अपनी राजधानी दिल्ली को ही बनाया और इसने अपना राज्याभिषेक जो है वो किलो खरी के महल में ही किया था। जो फिरोज खिलजी है इसने अपना राज्याभिषेक
जलालुद्दीन खिलजी के नाम से करवाया। अब मुद्दा ये है कि आखिर ये खिलजी हैं कौन। तो हम पहले तो इस शब्द की चर्चा देखते हैं कि आखिर ये खिलजी कहाँ से आए। तो भाई ये खिलजी जो है, ऐसा माना जाता है कि इनका जो निवास स्थान है वो है अफगानिस्तान का, अफगानिस्तान की जो हेलमंद नदी है, अफगानिस्तान की हेलमंद नदी के तट पर एक गांव बसा हुआ है जिसको कहते खलजी गांव। तो ये लोग यहीं के निवासी हैं खलजी के, इसलिए इनको खिलजी कहा जाता है। और वास्तव में जो परंपरा बनी हुई थी एलवारी तुर्कों की राजा बनने की, उसको खिलजियों ने समाप्त कर दिया। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जो एक रॉयल ब्लड के राजा बनने की परिकल्पना थी, या जो कल्पना थी, या जो परंपरा चली आ रही थी, उसको खिलजियों ने चैलेंज कर दिया कि अब जो है योग्यता के आधार पे ही राजा बना जाएगा, ना कि शाही खून के आधार पे, है ना। अब वंशवाद का जो समय था उसका स्थान योग्यता ने ले लिया था। तो इस प्रकार से जो है फिरोज खिलजी ने यह साबित कर दिया कि अब ऊंची जाति वाले ही शासन करने योग्य नहीं है, अगर योग्यता है तो नीची जाति के लोग भी शासन कर सकते हैं। और खिलजी जो है तुर्कों की कुल 64 शाखाओं में, जो तुर्कों की कुल 64 शाखाएं हैं, इन 64 शाखाओं में सबसे निचली शाखा मानी जाती थी। तो इस प्रकार योग्यता के आधार पे निचली जाति में होते हुए भी खिलजियों ने जो राज्य प्राप्त किया था, उस घटना को ही खिलजी क्रांति कहा जाता है। तो कई बार प्रश्न ऐसा आ जाता है कि खिलजी क्रांति क्या है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। तो अब तो ये तो हो गया इनका एक इंट्रोडक्शन। अब मुद्दा ये है कि यहाँ पे जो संस्थापक हैं जलालुद्दीन खिलजी, तो एक तो ये जो है सबसे पहले तो ये सर्वाधिक उम्र के सल्तनत काल के शासक हैं। सल्तनत काल में जो सबसे अधिक उम्र में राज्याभिषेक हुआ वो इन्हीं का हुआ, 70 वर्ष के हैं। दूसरा है इनकी जो नीति थी वो उदार नीति थी। तीसरा है कि इनने केवल एक ही बार हिंसा का परिचय दिया, और वो है ईरान के मौलवी सीदी मौला की हत्या का आदेश। मतलब इन्होंने जो है फारस के एक मौलवी थे जिनका नाम था सीदी मौला, तो उनकी जो है हत्या करा दी थी इन्होंने, है ना, हाथी से कुचलवा के। तो एक यही इनकी घटना प्राप्त होती है जिसमें इन्होंने थोड़ा सा निर्दयता का परिचय दिया था। बाकी लेकिन सब जगह तो इनका मामला जो है ठीक था। खैर इसके बाद में जलालुद्दीन खिलजी जो है साम्राज्य विस्तार करते हैं अपना। साम्राज्य विस्तार में सबसे पहले तो जो ये कड़ा मानिकपुर के जो सूबेदार थे उनका नाम था मलिक छज्जू।
तो ये जलालुद्दीन खिलजी अपने भतीजे, इनका भतीजा है अली गुरसास्प, अली गुरसास्प। तो अपने भतीजे अली गुरसास्प को भेजते हैं कि जाके जो है कड़ा मानिकपुर पे कब्जा कर लो, ये पड़ेगा उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे इनका मुकाबला मलिक छज्जू से होता है और अली गुरसास्प मलिक छज्जू को पराजित करके कड़ा मानिकपुर पे अधिकार कर लेते हैं। तो जलालुद्दीन खिलजी जो है उनका भतीजा है ये, इसी को फिर कड़ा मानिकपुर की क्या सौंप देते हैं, जागीर सौंप देते हैं। और इसी के साथ में अपनी पुत्री का विवाह भी कर देते हैं ये। और बाद में यही चल के बनता है अलाउद्दीन खिलजी। इसके बाद फिर धीरे धीरे जो है ये जलालुद्दीन खिलजी अली गुरसास्प को और भी स्थानों पर भेजता है, जैसे मालवा, चंदेरी, गुजरात, इन सब जगह से ये अली गुरसास्प बहुत सारा माल लूट के लाता है, इन सब जगह पे विजय हासिल करता है। और इसके पश्चात ये सारा माल जो है अपनी रियासत कड़ा मानिकपुर में इकट्ठा कर लेता है। तभी होता क्या है कि ये फिरोज खिलजी बार बार अलाउद्दीन के पास मैसेज भेजता है कि भाई हिसाब किताब करने आओ कभी, लेकिन अलाउद्दीन इस पे ध्यान नहीं देता। और फाइनली एक दिन ये स्वयं ही जो है कड़ा मानिकपुर आ जाते हैं। और जब कड़ा मानिकपुर आते हैं तो यहाँ पे अलाउद्दीन षड्यंत्र पूर्वक इनकी हत्या कर देता है, फिरोज खिलजी की। और जब ये बात पता चलती है दिल्ली में, दिल्ली में कौन बैठा हुआ है, दिल्ली में बैठी हुई है इसकी मल्लिका, मल्लिका जहां, इसकी बेगम बैठी हुई है वहां पे। जैसे उसको पता चलता है दिल्ली में कि मेरे पति की हत्या कर दी है किसने, मेरी बेटी के शौहर ने या मेरे भतीजे ने, तो ये मल्लिका जहां अपने छोटे बेटे कद्र खां को यहाँ का क्या बना देती है, राजा, दिल्ली का सुल्तान बना देती है ये। और जब ये बात पता चलती है अलाउद्दीन खिलजी को, तो वो कड़ा मानिकपुर से पूरी सेना लेते हुए जाता है दिल्ली। और जैसे ही इनको पता चलता है मल्लिका जहां को और कद्र खां को कि अलाउद्दीन जनता के साथ जो है दिल्ली की ओर बढ़ रहा है, तो फिर ये लोग भाग जाते हैं सिंध की ओर। और इस प्रकार से जो है अलाउद्दीन दिल्ली पहुंच के और अपना राज्याभिषेक कराता है। और फिर यहाँ पे जो है अलाउद्दीन का शासन शुरू हो जाता है। तो हमने देखा कि किस प्रकार से जो है फिरोज खिलजी समाप्त होता है और अलाउद्दीन जो उसका भतीजा है ना, उसके पास में सारी पावर आ जाती है और वो गद्दी पर बैठ जाता है। तो हम अलाउद्दीन खिलजी के लिए जो है अगला लेक्चर बनाएंगे। यहाँ पे हम इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।